आज़ादी ग्रामी जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी अपना कलाम पेश कर रहे थे और उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ मज़ामीन हमारे आसपास जो कुछ हम महसूस करते हैं आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने का काम करते हुए जनाब खुर्शीद हैदर अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मसाइब के जहन्नुम में जला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुन रहे हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे असातिज़ा ने, हमारे मुफक्किरीन ने अक्सर ये कहा है कि शायरी हजारों के मजमे में सुनाने वाली कोई चीज नहीं है। शायरी के लिए इसी तरह के मखसूस लोग होने चाहिए, उन्हीं के बीच जब शायरी सुनाई जाती है तो शायर की जो पसीराई होती है यकीन जानिए वो उसका जिंदगी भर का सरमाया बन जाती है। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि एक हमें एग्रीमेंट इस तरह का करना होगा, एक इस तरह का समझौता आपस में करना होगा कि अगर शेर आपको अच्छा लगता है तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर भी आपकी सदाओं से हमें ये एहसास होना चाहिए कि शेर आपको अच्छा लगा। और अगर शेर अच्छा नहीं लगता है तो भी आपकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल आना चाहिए कि हमें ये एहसास हो कि ये शेर अच्छा नहीं लगा। क्योंकि खामोशी किसी मसले का हल नहीं है, बोलना तो पड़ेगा। वसीम मलिक ने एक शेर कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी का सबूत देने के लिए बोलना तो पड़ेगा। तो अब आइए इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और अगले शायर से मुलाकात करते हैं। खुर्शीद हैदर साहब ने गजल के शेर पढ़कर अपना सफर खत्म किया था, फिर से वो माशूक के आसपास कहीं जाकर पहुंच गए थे। लेकिन मैं फिर चाहता हूँ, अदम गौडवी की ये 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जल्बों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की चिकन तक ले चलो। आइए जिंदगी की उन्हीं कड़वी सच्चाइयों के आसपास फिर से एक बार चलते हैं और एक फनकार का इस्तकबाल करते हैं। मैं जनाब मुकुल महान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मुकुल महान। ये काम मुझे खुद ही करवाना है। 4-5 अच्छे लोग तालियां बजा देंगे हमारे लिए, मतलब ज़्यादा अच्छे लोग। मुझे आदरणीय नदीम साहब ने उठाया, भगवान आपको भी उठाए। मेरा आशय कतई वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आगे भी ऐसा होता रहेगा। यह तरक्की पसंद लोगों की महफिल है। बहुत सारे यहाँ पर कमला पसंद वाले भी बैठे हैं और सब तरक्की पसंद भी हैं। मैं सोच रहा था मैं अकेला महान हूँ, मेरे अलावा बाकी सब महीन हैं यहाँ पे। और महान होने के कारण मेहंदी साहब आपने देखा ही होगा कि मुझे सबसे बाद में पढ़ने का मौका मिलता है। तो क्या होता है कि बड़ी दिक्कत होती है, बाद में लोग बचते नहीं हैं, निकल लेते हैं धीरे धीरे। इस समय तो बहुत अच्छे समय आपने मुझे बुला लिया, बहुत सारे लोग हैं। एक बार सबसे बाद में नंबर आया तो 2 ही लोग थे, बिलाल जाफरी साहब भी थे। वहाँ पर ये वाक़या बिल्कुल सही है, 2 ही लोग बचे थे। मैंने कहा भाई साहब आप 2 लोग जो है बहुत बढ़िया हैं, अच्छे श्रोता हैं, मुझे सुनने के लिए बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से एक बोला जल्दी सुनाओ, मैं लाइट वाला हूँ ये टेंट वाला है। तो ऐसे स्थिति बाद में हो जाती है। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें बहुत हैं। आप लोग क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लग रहे हैं देखने में, तो मेरी हालत वैसे भी महान लोगों की ये शिनाख्त रही है कि उनके पास बाकी तमाम चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, वक्त बहुत कम होता है। ये आपके पास यही है कि इसलिए आपके हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो मैं सीधे सीधे काव्यपाठ आपका इशारा में समझ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह सब पर लागू कर दिया जाए कि सब लोग अपने अपने को प्रतिनिधि। मैंने देखा कि कई बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ये लागू किया जाता है कि अपना प्रतिनिधि काव्यपाठ करें। इसलिए पहले ही ये लागू हो जाए तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 4 पंक्तियाँ मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जी भाई। कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आपका मतलब आप ही है। क्योंकि इस देश में आपका मतलब भी बहुत सारा हो गया है। आइए जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ ले आए। देखिए हमारी फहरिस्त धीरे धीरे मुकम्मल हो रही है। हमारे तमाम शुरा-ए-किराम। चलिए जौहर साहब बहुत बहुत नमस्कार। मोहतरम डॉक्टर अली अंसारी साहब वाइस चांसलर
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और अभी तशरीफ लाए। हमारी पहले धीरे धीरे मुकम्मल हुई। मुकुल महान साहब माइक पर है, उनसे गुजारिश करता हूँ। चलिए, नरेंद्र साहब के समाचार समाप्त हुए। अब मैं जब तक धराशायी ना हो जाऊँ तब तक आप लोग लगातार मुझे सुनते रहिएगा। मैं 5-7 मिनट ही काव्यपाठ करूँगा। 4 पंक्तियाँ मैं आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। आज लिटरेचर और साहित्य के नाम पर इतने लोग हैं, तो आप सब लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुनने आए हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे लेखक स्वयं भी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्या होता है सर, आदरणीय रुदौली साहब बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हम कहते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखता कुछ है, कहाँ कुछ जाता है। बड़ा गटमट मामला हो गया। सिर्फ 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि कल तक जितने भिख मंगे थे, अब देखिए अंतर देखिए, कल तक जितने भिख मंगे थे वे सब माला माल हो गए। कल तक जितने भिख मंगे थे वे सब माला माल हो गए। विक्रम बने घूमते थे जो सबके सब बेताल हो गए। विक्रम बने घूमते थे जो सबके सब बेताल हो गए। लड़के की शादी में मांगे 25 लाख दहेज नकद, लड़की की शादी में बोले हम तो केजरीवाल हो गए। तो जमाना ऐसा बदला है कि जब अपने पर आती है तो आदमी बहुत अधिक तरह से ईमानदार हो जाता है। 4 पंक्तियाँ एक खड़िका के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। हम सब लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, राजनीतिक खड़िका है कि नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं, ये बड़ा शाश्वत प्रश्न है। जब से हम आज़ाद हुए तब से प्रश्न है, तो मैंने इसका उत्तर निकाला जी। सर कतई चिंता मत कीजिए, जैसे 8 मिनट होंगे हम बैठ जाएंगे। आप पढ़िए, आप पता नहीं किस नफ्सियाती उलझन के शिकार हैं। नहीं, हम अगर आपको दाद देने के लिए वाह भी करूँ तो आपको लगता है कि शायद मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आप आराम से पढ़िए। नहीं, आराम से पढ़िए। यह सवाल उठता है कि गायब कहाँ हो जाते हैं। तो हमने एक नेताजी से पूछा, महोदय हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं। आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के जनता से कट क्यों जाते हैं। नेताजी बोले कमाल है, कितना आसान सवाल है। आसान कैसे, कितना आसान सवाल है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यही डेमोक्रेसी की परिभाषा है। लेकिन क्या है साहब, स्पेलिंग बदल गई। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल का मतलब हो गया, ऑफ का मतलब हो गया OFF, फार का मतलब हो गया FAR, बाई का मतलब हो गया BUY। जब इस तरह की डेमोक्रेसी की परिभाषाएं आ जाती हैं तब कहना पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथा कथित भक्त हो जाता है तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है, दिमाग कमाने में भटकता है, आत्मा तिजोरी में बस जाती है और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और 5वां तत्व चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। 5वां तत्व चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और हम नेता लोग अपने इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं। जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए अपने इन्हीं पंच तत्वों में विलीन रहते हैं। और साथ चलते चलते 1.5 मिनट की एक खड़िका है। आज कोई लंबे कक्षा यहाँ पर नहीं पड़ा, एक खड़िका तो सिर्फ 5-6 पंक्तियों की है। के साथ देखिए आजकल क्या होता है कि मिली जुली सरकारें बन जाती हैं तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाता है।
जिसे हिंदी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। नेता लोग बहुत कम बातों पर एकमत होते हैं, इसलिए न्यूनतम कार्यक्रम बनता है। अधिकतम साझा कार्यक्रम कभी नहीं बनता है, क्योंकि अधिक बातों पर एकमत नहीं होते हैं। तो ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम है क्या, उसकी परिभाषा है 1 मिनट की, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मिली जुली सरकार है, और क्योंकि यहाँ पर सब लोग कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसलिए ये संख्या यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, वरना ना पढ़ता। मिली जुली सरकार है, तब एक सहयोगी दल के नेता ने सत्तारूढ़ दल के नेता से पूछा। एक सहयोगी दल के नेता ने सत्तारूढ़ दल के नेता से जिज्ञासा जताई, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम किसे कहते हैं भाई? ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम किसे कहते हैं भाई? इसका राजनीति से क्या नाता है? इसका राजनीति से क्या नाता है? आखिर ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों बनाया जाता है? आखिर ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों बनाया जाता है? ये सुनकर सत्तारूढ़ दल का नेता मुस्कुराया। ये सुनकर सत्तारूढ़ दल का नेता मुस्कुराया, बोला, तेरे हाईकमान ने तुझे इतना भी नहीं बताया कि जब कई दलों के नेता एक साथ ईमानदारी का मुखौटा लगाकर भ्रष्टाचार की वैतरणी में बहते हैं, जब कई दलों के नेता एक साथ ईमानदारी का मुखौटा लगाकर भ्रष्टाचार की वैतरणी में बहते हैं, ऐसे में ईमानदारी को न्यूनतम और भ्रष्टाचार को साझा कार्यक्रम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।